हाँ जी सर, आगे की एग्जामिशंस करते हैं। आपने अभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाली कर ली होंगी, समझ आ गई होंगी आपको। और कोई प्लीज सवाल मत करना, प्रैक्टिकल मतलब सवाल मुझसे नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मत सॉल्व करना अभी। लेट अस फिनिश ऑल द एग्जामिशंस फर्स्ट। वी आर ऑन पेज नंबर 4, 31 पेजेस हैं टोटल। जब ये एक बारी पूरी हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चंस करिएगा, और कोई हड़बड़ाहट में नहीं करना है कुछ भी, धीरे धीरे करिए, इजीली हो जाएगा सब कुछ, राइट। आइए शुरू करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, कृषि संबंधी सेवाएं। आपको मैं फिर याद दिला दूं कि हम एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं पढ़ रहे, हम एग्जेम्प्टेड सर्विस पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में क्या क्या एग्जेम्प्ट है, मैंने आपको जैसा चैरिटेबल में बताया, अलग अलग एंट्रीज मैंने क्लब करके एक जगह रख दी हैं, और मैं यहां पर भी आपको वही समझा रहा हूं। देखिए एंट्री नंबर 24 में क्या लिखा है, लोडिंग करोगे, अनलोडिंग करोगे, पैकिंग करोगे, स्टोरेज करोगे, वेयर हाउस करोगे, किसका, चावल का, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। 24 के बाद 24A जोड़ा गया, उसमें लिखा है कि अगर आप वेयर हाउसिंग करोगे, किसका, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, लघु वन्य फसलें उनका। 53A कहता है कि अगर आप फ्यूमिगेशन करोगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, लेकिन वेयर हाउस के अंदर, मान लीजिए फसल में वैसे फ्यूमिगेशन हो रहा है, खेतों में फ्यूमिगेशन हो रहा है, तो टैक्सेबल है। अगर वो गोडाउन के वेयर हाउस के अंदर फ्यूमिगेशन होगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, फ्यूमिगेशन, वेयर हाउस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनको आप बारी बारी पढ़ोगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो एंट्री नंबर 54 क्या कहती है, कल्टीवेशन करना है आपको प्लांट्स का, राइट। कल्टीवेशन में क्या क्या कवर है वो देखो मैंने बादल बना के नीचे दिखाया है, कल्टीवेशन में क्या क्या इंक्लूड है। फिर है रीयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, घोड़ों को छोड़ के बाकी सभी पशुओं का जो रीयरिंग है, आप समझते होंगे रीयरिंग मतलब उनकी जाति प्रजाति वो सब कुछ करना, राइट। खाने के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, अदर प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब जैसे फार्मिंग नहीं होती, जैसे पोल्ट्री फार्म में आप उनको मुर्गा मुर्गी आप पालन करते हैं, वैसी पशुओं को पालन करो, फिर उनमें रिप्रोडक्शन करवाओ, फिर उनसे ये सारी चीजें प्राप्त करो, फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, इन पर्पसेस के लिए अगर आप पशुओं का वो सब कुछ कर रहे हो तो। अच्छा, ऊपर वाला जो कल्टीवेशन था उसमें देख लो क्या क्या इंक्लूड है भाई, बहुत कुछ इंक्लूड है। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए उसकी टेस्टिंग के भाई प्लांट कैसा है, कैसा मतलब अच्छा बुरा नहीं, कैसा मतलब इज इट ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, एसेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोसेस। जानते हैं आप एसेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके बिना वो फसल बिक नहीं पाती, जिसके बिना वो फसल बिकने योग्य नहीं हो पाती। अब जैसे आप फसल को प्रोसेस करके कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बना दोगे तो नहीं, जो बेसिक प्रोसेसिंग है सिर्फ उसकी बात चल रही है। फिर उसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, उसको बढ़ाने के लिए क्या सेवाएं, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, खाली जमीन विद और विदाउट स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे आप वेकेंट लैंड किराए पे दे रहे हो तो कृषि के लिए किराए पे देनी है तभी जीएसटी माफ है। अगर आप बाकी पर्पस के लिए कृषि की जमीन किराए पर दे रहे हैं तो गलत है, ठीक है। सर्विस बाय मार्केटिंग कमेटी, मार्केटिंग कमेटी जानते हैं आप, जो मंडी समिति होती है, बोर्ड या कमीशन एजेंट की जो सेवाएं वो माफ हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये क्या है, फ्यूमिगेशन है, ये फ्यूमिगेशन स्पेलिंग तो आप ठीक कर लेना, इन एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, वही जो ऊपर अभी आया था। तो ये वाली सेवाएं क्या है, एग्जेम्प्ट है, और ये सब किससे रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर से। 55 नंबर की देख लो आप, इंटरमीडिएट प्रोसेस, जो अभी आपने 54 में नहीं पढ़ा, कितने सारा आपने ये शब्द देखे, इन सारी चीजों को करने वाले तो जीएसटी से माफ हैं ही, इनके काम करने में जो जॉब वर्कर सपोर्ट करते हैं वो भी माफ है। वो तो वैसे भी होने चाहिए। अगर मेन एक्टिविटी सोचो दोस्तों जीएसटी से माफ है तो उसका सपोर्ट एक्टिविटी तो जीएसटी से माफ बट ऑब्वियसली होना चाहिए, राइट। उसके बाद 55A पर देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। घोड़ों को तो याद रखना तुम, जो भी पशुओं का माफ है ना, वो सिर्फ सारे पशुओं का माफ है जीएसटी में, हॉर्सेस को छोड़ के। तो कभी पता चले, तुम तो बस ये याद करके चले जाओ कि सारे लाइफ स्टॉक का सब कुछ माफ है, तो सारे लाइफ स्टॉक में हॉर्सेस नहीं आते, घोड़ों का सब कुछ टैक्सेबल है, बाकियों का सब कुछ जीएसटी माफ है, राइट।
पहले आप एक बार ये देख लो, मैं इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको बताना नहीं चाहता अभी, पहले आप ये शुरू से देखो। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में हमने खेती की चीजों के नाम नहीं सुनने, राइट? हमें दाल चावल दलहन इनके नाम नहीं सुनने हैं। बात ऐसी है कि हम एग्रीकल्चरल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर एग्रीकल्चरल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी सर्विसेज आपने यहां पर अभी कीवर्ड देखे वो सारी चीजें माफ हैं। और खेती के साथ साथ ये रीडिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल अदर देन हॉर्सेस भी आपने ध्यान देना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर में ही कवर करा जाता है। और ये भी बड़ी बात थी कि जब प्राइमरी मेन चीज जीएसटी से माफ है तो उसका इंटरमीडियरी, उसका जॉब वर्कर, उसके सपोर्ट सिस्टम भी जीएसटी में माफ है, राइट? अब मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, देखो यहां पर शुरू में ही लिखा था, जैसे यहां पर लिखा होता है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउस, यहां पर लिखा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई प्लांट कोई एग्रीकल्चरल चीज है तो वो जीएसटी से माफ है, लेकिन द मोमेंट इट बिकम्स द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फिर वो जीएसटी से माफ नहीं होता। तो आप फसल काटने के लिए, फसल को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी काम करते हैं वहां तक तो जीएसटी का प्रोसेस माफ है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाते हो तो वो जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगी, राइट? ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इसीलिए मैंने दिए कि आपको पता चल जाए कि क्या माफ है क्या टैक्सेबल है। देखो, ब्रीडिंग ऑफ फिश एग्जेम्प्ट है, रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क के सूत के उसके रेशम के कीड़े वो एग्जेम्प्ट है। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कल्टीवेशन, सजावट के लिए जिन फूलों की इस्तेमाल होता है उनको कल्टीवेट करना माफ है। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्म, प्लांटेशन ऑफ रबर और टी कॉफी प्लांटेशन। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, टी और कॉफी का प्लांटेशन जीएसटी से माफ है। आप प्रोसेस करके टाटा टी का डब्बा बना के बेचोगे उस पर जीएसटी है, ठीक है? उसके चाय के जो खेत हैं, बागान जो हैं, वो जीएसटी से माफ है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ब्रीडिंग ऑफ फिश जीएसटी से माफ है, रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म जीएसटी से माफ है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कल्टीवेशन जीएसटी से माफ है। ये तमाम जो नाम लिखे हैं ये काम आएंगे एग्जाम में आपके, देखिएगा हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपने मेरे नोट्स से करे। आपको याद होगा कि एग्जेम्पशन काफी लेट पहुंच रही है आपके पास। एग्जेम्पशन सबसे आखिर में पढ़ने वाला टॉपिक है दोस्तों, एग्जेम्पशन सबसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप जीएसटी के बेसिक समझ चुके हो, जब आपको जीएसटी के अन्य टॉपिक्स आ चुके हो, तब आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा इन पर जीएसटी नहीं है। पहले पता तो चले कि जीएसटी है क्या, फिर पता करेंगे कि इन पे नहीं है तो क्यों नहीं है। अब टैक्सेबल देखो, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वही चाय जो उधर एग्जेम्प्ट थी, प्लांटेशन के रूप में वो चाय एग्जेम्प्ट है। जब वो प्रोसेस होकर डब्बे में बिकती है तो वो जीएसटी वाली टैक्सेबल हो जाती है, राइट? आगे देखो, कॉफी, पल्सेस, वही सब कुछ बात है। मसाले जब तक खेतों में हैं तब तक जीएसटी से माफ है। आप उन्हें प्रोसेस करके डब्बे में पैक करके बेचेंगे एमडीएच तो थोड़ी वो एग्जेम्प्ट रहेगा, राइट? ये क्या है? ड्राई फ्रूट, ये यहां पर कुछ शब्द होगा वो रह गया। अदर प्रोसेस विच ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टर कर देती है वो, ये मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप यहां पर देख लीजिएगा। वैसे प्रोसेस्ड ड्राई फ्रूट होगा और क्या, राइट? ये समझ आ गया। अब एग्रीकल्चर देखो, पूरा हो गया एग्रीकल्चर यहां पर, राइट? एग्रीकल्चरल सर्विसेज पूरी हो गई यहां पर, दैट क्लियर? अब चलो करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज, राइट? लेट्स स्टार्ट एजुकेशनल सर्विसेज। अब एजुकेशनल सर्विसेज करते हैं। ये रहा अपना एजुकेशन, शिक्षा तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं बड़े दुख की बात है कि कोचिंग सेंटर एजुकेशन की लिस्ट में कवर नहीं होती। कॉमर्शियल कोचिंग एक्टिविटी इज अ टैक्सेबल सर्विस, ओनली एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट। तो एंट्री नंबर 66 है भाई एजुकेशन वाली, ये नंबर याद मत करना, हो जाए बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से तो खुली आजादी है, कोई जरूरत नहीं याद करने की। देखो भाई यहां पर दो प्रकार की सर्विसेज लिखी हैं। एक सर्विस वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिली, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब वो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, केटरिंग वाला कैंटीन में खाना बनाता है, तब बुक सेलर बुक बेचता है, यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो बहुत सर्विसेज हैं विच आर गिवन टू द स्कूल, राइट? एंड देयर आर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, राइट? तो देखो बहुत ध्यान से देखना, सर्विसेज प्रोवाइडेड पहले बाई वाली समझा दूं आपको, वो तो छोटा सा है भाई। सर्विस वो स्टूडेंट को देते हैं, पढ़ाते हैं उनको, स्टाफ फैकल्टी को, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं कराते।
तो ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि किसी यूनिवर्सिटी को अपना एंट्रेंस करवाना है, आपके सीएमए के एग्जाम कहीं पर कंडक्ट होने हैं, तो वो स्कूल वाले अपना जगह नहीं देते एंट्रेंस कराने के लिए, तो वो सब कुछ एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सर्विसेज स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को मिलती हैं वो भी एग्जेम्प्ट हैं। तो इसमें खेल ये है कि कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। अप टू हायर सेकेंडरी तो ये एग्जेम्प्ट है जो नीचे लिखा है, और बियॉन्ड हायर सेकेंडरी वो एग्जेम्प्ट है जो नीचे लिखा है। फर्क देखा तुमने? मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस रिसीव कर रहा है, मतलब सेलर बाहर वाला है, स्कूल तो रिसीवर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो रिसीवर है। मैं कह रहा हूं वो भी एग्जेम्प्ट है, वो लॉ में लिखा है, जीएसटी में लिखा है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऐसा है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई करवाता है तो यही एग्जेम्प्ट है जो नीचे लिखा है, और अगर बियॉन्ड हायर सेकेंडरी है तो यही एग्जेम्प्ट है जो नीचे लिखा है। जरा देखना क्या क्या। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ अप टू हायर सेकेंडरी तो माफ है, उसके ऊपर माफ नहीं है। देखो, केटरिंग और सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग ये यहां तक, और ये एडमिशन एंट्रेंस ये यहां पर तो माफ है अप टू हायर सेकेंडरी तक, उसके ऊपर माफ नहीं है। हां, एडमिशन एंट्रेंस उधर भी माफ है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल। तुम पहले मुझे बताओ, तुम सेवाएं समझ गए? जैसे कैब वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, बस देता है स्कूल के बच्चों के लिए भी, और वो बस वाला, ट्रांसपोर्ट वाला बस दे रहा है यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी। तो जब यूनिवर्सिटी को बिल बना के देगा तो वहां तो टैक्स लगाएगा, लेकिन जब स्कूल के लिए बिल बना के देगा तो वहां जीएसटी नहीं लगाएगा। ये फर्क है, समझे आप? सर्विसेज गिवन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ये बॉक्स है, सर्विसेज रिसीव्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बॉक्स है ये। ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, सिक्योरिटी ये केवल ये अप टू हायर सेकेंडरी ही माफ है। देखो, और एडमिशन एंट्रेंस दोनों में माफ है। ये बात समझ आ गई सर आपको? इसे अच्छे से समझोगे ना 2 मिनट में समझ आ जाएगा। पहला जो रेड कलर वाले बॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो अंडरलाइन मैंने करा हुआ है, जो रेड कलर वाला मटेरियल आपको दिख रहा है, ये वो है जो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और ये जो ब्लू वाला है वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो मैं ये बता रहा था कि बाई में तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। बाई का क्या समझना, स्कूल के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी से माफ होनी भी चाहिए। वो सामान थोड़ी बेच रहे हैं, वो गुड्स थोड़ी बेच रहे हैं, सर्विस थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो शिक्षा फैला रहे हैं, यू नो। लेकिन जो ये रेड वाले हैं वो तो सर्विसेज वो हैं जो स्कूल को मिली, कॉलेज को मिली, यूनिवर्सिटी को मिली, ये लोग बायर हैं इसमें ये कैटेगरी है कि हायर सेकेंडरी तक कुछ कुछ माफ है और हायर सेकेंडरी के अलावा कुछ कुछ माफ है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि किधर क्या माफ है, राइट? ये देखो आप, क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। थोड़ा सा ये ब्लड आपको दिख रहा होगा, ये हेल्थ केयर लिखा है। हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। इसमें भी कई सारी हेल्थ केयर तो वैसे भी सर माफी होना चाहिए, लेकिन पता है कुछ चीजें ना हेल्थ केयर के नाम पे होती हैं जो जीएसटी में माफ नहीं है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी माफ नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी माफ नहीं है। वो किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा हो तो बात अलग है, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसका कोई बॉडीली स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए कोई सर्जरी करी जा रही हो, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना हो, स्किन को ठीक करने के लिए, वो ठीक है। वैसे अगर आप कॉस्मेटोलॉजी की वजह से सर्जरी करवा रहे तो वो जीएसटी से माफ नहीं है। तो हेल्थ केयर जीएसटी से माफ है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एंट्री नंबर 46, वेटरनरी क्लिनिक फॉर एनिमल और बर्ड, पशु और पक्षियों का चिकित्सालय, जीएसटी से माफ है। 73, कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर स्टेम सेल्स और ब्लड, माफ होना भी चाहिए। 74 देखो आप, पेशेंट का ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस में जीएसटी से माफ है। हेल्थ केयर सर्विसेज किसके द्वारा माफ है, जरा ये देख लो आप, सारी की सारी हेल्थ केयर सर्विस माफ है। वो कौन करे? क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट परफॉर्म करे, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्म करे, या फिर पैरामेडिक्स होते हैं ना, वो जीएसटी से माफ है। तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, राइट, अस्पताल माफ हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर माफ हो गए, पैरामेडिक्स माफ हो गए, मतलब नर्सेज वगैरह, ये सब कुछ माफ हो गया। बस यहां पर जो ऑथराइज्ड वर्ड है जिसमें बादल सा बना हुआ है, वो इसलिए बादल बना हुआ है कि हमें यह देखना होगा कि कौन कौन से मेडिकल फील्ड्स, कौन कौन सी ब्रांचेस
कौन कौन से साइंस जीएसटी में ऑथराइज्ड के रूप में मानी जाती हैं। देखो जैसे एलोपैथी माफ है, योगा भी कवर है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है। लेकिन आप यहां पर देखिए कुछ चीजें नहीं हैं, तो जो जीएसटी में माफ नहीं है उनके नाम अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या माफ नहीं है। बताऊं, एक्यूपंक्चर नहीं है यहां पर, एक्यूप्रेशर नहीं है यहां पर, उस पे जीएसटी माफ नहीं है दोस्तों, उस पे टैक्सेबल है। वो तुम भले ही नेचुरोपैथी मान लो उसे, लेकिन सरकार कह रही है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पे तो मैं जीएसटी लगाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि वी नीड टू रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं कि ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑथराइज्ड डॉक्टर्स जो हैं उनकी सर्विस माफ है, तो किस किस को हम ऑथराइज्ड बोलेंगे? हम एलोपैथी को ऑथराइज बोलेंगे, योगा को, नेचुरोपैथी को, आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को, सिद्धा को, यूनानी को। ये गलत फैल रही है समाज में एक नॉलेज, बहुत लोग फैलाते हैं आयुर्वेदा को सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी। ये सब बेकार बातें हैं। अगर आयुर्वेदा को सरकार ने मान्यता नहीं दी होती तो यहां पर वो ऑथराइज की लिस्ट में क्यों होता, राइट? कुछ लोगों को इमोशनल सपोर्ट लेना होता है जनता से। देखो आयुर्वेद के साथ क्या हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। ये यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस तो छोड़ो, ये हेल्थ केयर सर्विस देखो आप, हेल्थ केयर सर्विसेज सारी एग्जेम्प्ट है। वो कौन दे? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देंगे और कौन देंगे? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जैसे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वगैरह, और पैरामेडिक्स मतलब नर्सेस स्टाफ जो होता है, और ये सब कुछ। इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नीचे नाम लिखे हैं वो टैक्सेबल हैं। देखो यहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कौन कौन से टैक्सेबल है। ये सब कुछ टैक्सेबल है, दिखते ये हेल्थ सर्विसेज है, लेकिन हेल्थ सर्विस है नहीं, ये सब हेल्थ सर्विस होने के नाम पर बिजनेस सर्विसेज है, इसमें जीएसटी माफ नहीं है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो ये टैक्सेबल सर्विस के नाम देखो, पहला हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी, तीसरा प्लास्टिक सर्जरी, हीलिंग के पहले खाली जगह, वो खाली जगह नहीं है, प्रैनिक हीलिंग है, राइट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कलर थेरेपी। पिगमेंट कम या ज्यादा कर दिए जाते हैं तो डार्क कम्प्लेक्शन वो फर्क पड़ता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर तो आप जाते हैं, चीन में तो बहुत फेमस है। प्रैनिक हीलिंग इज जहां पर वो रेकी जैसा कुछ करते हैं, रेकी। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी बताया, अगर प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी इसलिए करी जा रही है बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर सम काइंड ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, it is not a cosmetology part, then it is exempt. But if it is done only for the cosmetic improvement के लिए कराई जा रही है, as a grooming part करी जा रही है, तो फिर वो taxable है। ठीक है, तो ये हेल्थ सर्विसेज आप पढ़ रहे थे। अगला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। 5वें नंबर तक आप आ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बहुत आसान सा टॉपिक है। एंट्री नंबर 4, म्युनिसिपैलिटी द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं जीएसटी से माफ हैं। पंचायत द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं जीएसटी से माफ हैं। सरकार के द्वारा दी जाने वाली लगभग सभी सेवाएं जीएसटी से माफ हैं एक्सेप्ट लिस्टेड बिलो। जो नीचे लिखा है उसको अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सारी की सारी सेवाएं जीएसटी से माफ हैं। कौन कौन सी माफ नहीं है देखिए, पोस्टल सर्विसेज के द्वारा स्पीड पोस्ट, और ये एक्सप्रेस पार्सल है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, ये टैक्सेबल है। आप स्पीड पोस्ट कराइए, उस पे जीएसटी है, लेकिन यहीं आप पोस्ट ऑफिस में जाके साधारण डाक खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं है। पोस्ट कार्ड खरीदिए, उस पर जीएसटी नहीं है। एयरक्राफ्ट या वेसल की सेवाओं पर जीएसटी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर पर जीएसटी है, और बिजनेस एंटिटी को जो सेवाएं प्रदान करी जाती हैं उस पर जीएसटी है। मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूं मैं कह क्या रहा हूं कि सरकार जब कोई सेवा देती है जनता को तो एक्चुअली वो बिजनेस नहीं कर रही, वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभा रही है। सरकार एक फेडरल स्टेट में उसकी बहुत ड्यूटीज होती हैं, तो पंचायत के रूप में वो काम करे, म्युनिसिपैलिटी के रूप में काम करे। ये सब सेवाएं जन साधारण के फायदों के लिए, हितों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए है। And if you start charging GST on all these services, the services will become little costlier, right? तो अगर आज 50 पैसे का डाक टिकट आता है, फिर आप उस पर जीएसटी लगाओगे तो वो चीप ना होकर के डियर हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि वो अपनी सेवाएं जीएसटी से माफ रखे। लेकिन
नीचे कौन सी सेवाएं टैक्सेबल हैं? दोस्तों जो सेवाएं टैक्सेबल हैं वो सामान्य जनता की है भी नहीं। देखिए पोस्टल सर्विसेज सामान्य जनता वाली माफ है जीएसटी से। आप पोस्ट कार्ड भेजिए, साधारण डाक से भेजिए, मनी ऑर्डर भेजिए, यहां पर लिखा है पोस्ट सर्विसेज की जो स्पीड पोस्ट की सेवाएं हैं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ये टैक्सेबल है, राइट। अगला एंट्री देखिए, एंट्री नंबर 7, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर पोस्टल ये जो वो है सरकार कोई सेवा ऐसे व्यापारी को दे रही है जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम बैठता है, इसका मतलब उसे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब यह भी तो हुआ कि वो व्यापारी छोटा है। तो दोस्तों जब वो व्यापारी छोटा है तो फिर हमें यह मानना चाहिए कि उसको सेवाएं सस्ते दामों में मिले, उसको जीएसटी नहीं देना पड़े, राइट। एक्सेप्ट नीचे जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज अबव, एयरक्राफ्ट एज अबव, ट्रांसपोर्ट एज अबव और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी बात ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर यह लिखा है कि जितनी भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जाएंगी, अगर आप ऊपर देखें तो सीधे सीधे ये लिखा है प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल। ऐसे तो सारे बिजनेस एंटिटीज जब सरकार से कोई सर्विस रिसीव करेंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं तुझसे जीएसटी नहीं लूंगी क्योंकि तू तो छोटा व्यापारी है। लेकिन अगर तू नीचे दी गई सेवाएं मुझसे लेगा, पोस्ट वाली जो ऊपर थी, एयरक्राफ्ट और वेसल वाली, ट्रांसपोर्ट वाली और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट वाली, तो मैं तुझसे जीएसटी ले लूंगी। सर ये जो सरकार वाली सेवाएं हैं ना वो इसलिए भी माफ होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये सेवाएं देना। अब सरकार की ड्यूटी है सेवाएं देना और आप उसे महंगा कर देंगे तो गलत बात है। जो बड़ा व्यापारी है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है, उससे आप जीएसटी कलेक्ट करें, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एंट्री नंबर 8 देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है। एक सरकार ने दूसरे सरकार को सेवाएं दी, उस पर जीएसटी ले लोगे आप, गलत बात है। एंट्री नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है। वो सर्विस जहां पर कंसीडरेशन 5000 से ज्यादा नहीं होता, राइट, एक्सेप्ट सर्विस स्पेसिफाइड इन एंट्री नंबर 6, जो ऊपर लिखी थी ना ये वाली। ये जब गवर्नमेंट सेवाएं देगी ना, जैसे स्पीड पोस्ट 50 रुपए की भी हो तब भी जीएसटी लगेगा। इन चारों में तो जीएसटी हमेशा लगेगा, इन चारों में तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। लेकिन वैसे अगर सरकार कोई सेवा देती है और उसका कंसीडरेशन 5000 को क्रॉस नहीं हो रहा तो सरकार कहती है चल छोड़ यार, जाने दे। ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, ये लाइन बहुत कीमती है। ये भी गवर्नमेंट एंटिटी अगर गवर्नमेंट को ही सर्विस देगी तो जीएसटी नहीं लेगी। गवर्नमेंट एंटिटी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक अलग एक्ट में पास हुई, अपना सीएमए इंस्टीट्यूट, और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 90% शेयर सरकार के पास है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जनरली गवर्नमेंट एंटिटी को हम 51 पर ही गवर्नमेंट एंटिटी मान लेते हैं। जनरली गवर्नमेंट एंटिटी को हम 51 पे ही गवर्नमेंट एंटिटी मान लेते हैं। यहां पर लिखा है कि अगर सेलर है गवर्नमेंट एंटिटी और बायर है सरकार तो जीएसटी माफ है, लेकिन सेलर गवर्नमेंट एंटिटी है, उसमें गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब क्या है वो यहां पर लिखा है। यहां पर लिखा है एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 90% शेयर होल्डिंग या ओनरशिप या कंट्रोल सरकार के पास हो। एंट्री 9D, ओल्ड एज होम जो सरकार चला रही है, जो ओल्ड एज होम सरकार चला रही है और जिसमें 25,000 रुपए पर महीने से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता पर मेंबर का, वो जीएसटी से माफ है। अगर वो कोई ओल्ड एज होम है जो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। अगर कोई ओल्ड एज होम है जो सरकार चला रही है लेकिन 25,000 रुपए पर महीने से ज्यादा पैसे ले रही है तो भी वो जीएसटी में टैक्सेबल है। आपको ऐसा तो लग रहा होगा ना ओल्ड एज होम में इतने पैसे लिए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ओल्ड एज होम दोनों प्रकार के हैं देश में। ऐसे भी ओल्ड एज होम है, ऐसे भी ऑर्फेनेज जैसी जगह है जहां पर बिल्कुल पैसे नहीं देने होते, और ऐसे भी ओल्ड एज होम है जहां पर लोग पैसे दे देकर पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं। कितने दुख की बात है। 34A है लोन गारंटी बाई गवर्नमेंट फॉर पीएसयूज। पीएसयूज के लिए अगर सरकार लोन की गारंटी देती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, किसी भी लॉ में जो रजिस्ट्रेशन फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेबर प्रोटेक्शन का, वर्कर की सेफ्टी का, कंज्यूमर का, पब्लिक का, फायर लाइसेंस, मतलब इनके जो लाइसेंस वगैरह तुम लेते हो उसकी फीस पे जीएसटी नहीं है। पासपोर्ट की फीस पर जीएसटी नहीं, वीजा पर जीएसटी नहीं,
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पे जीएसटी नहीं, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की फीस पर जीएसटी नहीं। तो कितना आसान है ये समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है नॉन परफॉर्मेंस। ये क्या है मतलब, मान लो सरकार ने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया एक सड़क बनाने का, और वो सड़क तुम्हें 30 दिनों के अंदर बनानी थी। अगर 30 दिन से ज्यादा टाइम तुम लगाओगे तो तुम सरकार को पेनल्टी पे करोगे, है ना। तुमने 30 दिन में ना बना के उसे 40 दिन में बनाया, सरकार ने 10 दिन की देरी की वजह से तेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, तुम पर पेनल्टी लगा दी कि भाई लेट कैसे करा तुमने। उस पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर सरकार कह रही है कि अगर 30 दिन के अंदर सड़क नहीं बनी, मतलब देर से बनी नहीं, बनी ही नहीं, नॉन परफॉर्मेंस हो गया, उस पर मैं पेनल्टी उस पर भी लूंगी। अब हम कह रहे हैं सरकार हम ना बना नहीं पा रहे, सॉरी हमसे सड़क बन नहीं रही, तो सरकार कह रही ला पेनल्टी दे, हम पेनल्टी देने चले गए। इस पर जीएसटी नहीं है। फर्क महसूस करो, फर्क। एक होता है लेट परफॉर्मेंस, परफॉर्म करना लेकिन देर से परफॉर्म करना, सड़क बनाना लेकिन 30 दिन में ना बनाकर 40 दिन में बनाना। एक होता है नॉन परफॉर्मेंस, सड़क बनाना ही नहीं। तो अगर नॉन परफॉर्मेंस पर कॉम्पेंसेशन है तो माफ है, डिलेड परफॉर्मेंस पर कॉम्पेंसेशन है तो वो माफ नहीं है। ये देखो आप ध्यान से, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू कलेक्शन ऑफ डैमेज और कॉम्पेंसेशन, नॉन परफॉर्मेंस एग्जेम्प्ट है और लेट परफॉर्मेंस टैक्सेबल है। पैसा कौन किसको दे रहा है समझ आ रहा है। आपने ठेका लिया सरकार की सड़क बनाने का और आप नहीं बना रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे तो बस कॉम्पेंसेशन दो, उस पर प्लस जीएसटी नहीं देना। लेकिन अगर आपने सड़क बनाई 10 दिन लेट बनाई, तो जो 10 दिन का लेट फीस आपने पे करा उस पर प्लस जीएसटी भी देना है आपको, राइट। या ये वाली बात समझ आई, बिल्कुल क्लियर, राइट। एंट्री नंबर 63, ये आस नहीं लिखा, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, वो माइंस वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बटते, नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने का लाइसेंस अगर दिया जाएगा इंडिविजुअल फार्मर को फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, तो उसका कोई जीएसटी नहीं है। मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, इसको एमओटी लिख लो, मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। कभी कभी शिप की डिले हो जाती है लोडिंग अनलोडिंग में ना, तो मर्चेंट ओवरटाइम पे करना पड़ता है शिप वालों को, तो वो माफ है। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट to access royalty collection contractor by assigning right to collect royalty on behalf of state government on mineral supplied, मतलब मिनरल की रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं है, ये याद करो आप। लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स बाय एफएसएसएआई, मतलब फूड सैंपल की जब टेस्टिंग के पैसे लिए जाते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं होता। मैं आपको एक सलाह दूं, अब जैसे आपने देखा लगातार 3-4 पेजेस तक गवर्नमेंट की सर्विसेज थी, तो आपको एग्जाम में कोई एज इट इज 3 पन्ने तो चिपका के आने नहीं, आपको वो लिस्ट में क्वेश्चन बना के देगा और आपको तो सिर्फ ये बताना है कि ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, सिर्फ इतना करना है आपने। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये वर्ड रटने के लिए थोड़ी दिए गए हैं आपको, अगर आप कीवर्ड पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। चलो अब इसके बाद आगे की सर्विसेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज।